हेलो गाइस, आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? रीबिल्ड, किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? किसी लॉस मेकिंग कंपनी, कोई लॉस मेकिंग कंपनी, एक बहुत बहुत ही डेप्ट बेयरिंग कंपनी को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर, इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर डिबेंचर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो वैसे तो रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, जैसे कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे अगर इंटरनल वर्ड आप सुन रहे हो तो आपके माइंड में जरूर ये वर्ड आ रहा होगा कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि कंपनी को किसी बाहर किसी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज कर देना, उसको अमेलगमेट कर देना, या फिर उसको किसी और कंपनी को बेच देना या एक्वायर कर लेना। ये सारे सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब खुद के बस की नहीं हो रहा है तो किसी बाहरी फोर्स से अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कराना। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब ये है कि कंपनी विद इन इटसेल्फ कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, लाइक अपने अंदर की चीजों को एडजस्ट कर रही है, अपने अंदर की चीजों को ठीक कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे बाहर की सफेदी तो आप कर लोगे, बाहर आपका घर अच्छे से दिख रहा है, लेकिन अंदर की जो साफ सफाई है, अंदर की जो गंदगी है, उसको कैसे ठीक करोगे? दैट इज योर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, टाइम टू टाइम कंपनी ऐसे करती है। ज़्यादातर वो कंपनियां करती हैं जो बहुत वीक होती हैं और बहुत ही ज़्यादा डेप्थ बेयरिंग कंपनी होती हैं, उनका कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो अपने कर्जदारों को एक ऑप्शन देती है कि या तो अपना कर्जा कम कर दो, नहीं तो अगर हम बैंकरप्ट होंगे या फिर अगर हम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो आपका ये पैसा भी नहीं मिलेगा। तो वो मजबूरन बेचारे हाँ ही बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसमें टर्म्स होती क्या है जनरली? इसमें ये होता है कि मान लो कि अगर किसी इक्विटी शेयर की कोई कॉल नहीं आई है, कोई अनपेड कॉल है, तो उसको कॉल कर लेना, अनपेड कॉल को कॉल कर देना। कोई आपकी एसेट है तो वो आप किसी लाइबिलिटी को देके उसको सेट ऑफ कर देना। ठीक है, ये करना। और आपकी अगर किसी एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू करना, मतलब या तो उसको डिवैल्यू करना या रिवैल्यू करना, किसी लाइबिलिटी को आपको रिवैल्यू करना या उसको पे ऑफ करना, ये शामिल होता है इसके अंदर। या फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये होता है, तब तक ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा जब तक कि आपने इसके कैपिटल के स्ट्रक्चर में चेंज ना किया हो। तो जैसे मान लीजिए इक्विटी कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल बोली जाता है, आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसके डिनोमिनेशन को चेंज कर देना। डिनोमिनेशन का मतलब अगर 10 रुपये का शेयर था तो आपने उसको 8 रुपये का कर दिया, या आपने उसको 6 रुपये का कर दिया, या 5 रुपये का कर दिया, वट एवर। ठीक है, ऐसे ही सेम डिबेंचर होल्डर्स का कोई डिनोमिनेशन नहीं, वैसे तो उनको डिनोमिनेशन भी होता है, बट ज़्यादातर डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट ही कम, ज़्यादा या कम किया जाता है। तो मान लीजिए जैसे कि आपके पास 10% के डिबेंचर होल्डर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप उनको थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देके बोल दोगे कि सर 12% वाले एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आपके पास पहले जो हैं 2 लाख के डिबेंचर्स थे, तो आप इनको प्लीज़ 1 लाख का कर लो। मतलब हम आपको 1 लाख रुपए दे पाएंगे, लेकिन आपका हम ब्याज बढ़ा देते हैं, हम आपका ब्याज 2% से बढ़ा देते हैं। मतलब कुछ भी उनको एक ऑफर देना ताकि कुछ कंपनी का भी फायदा हो, कुछ उनका भी फायदा हो, तो उससे रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है कंपनी का। तो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी डन। इनके लिए आपको क्या करना है? आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्वेश्चन पढ़ना है पहले ढंग से, फिर उसकी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, और हर एक एडजस्टमेंट के लिए एक जर्नल एंट्री पास कर देनी है। दैट इज योर जॉब ओनली। ओके, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपके सामने एक ऑलरेडी क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ प्रशांत लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016। ओके, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज आपके पास कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस सबका नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही लॉस बियरिंग कंपनी है। उनकी नॉन करेंट लायबिलिटी 4.5 लाख की, जिनके लिए आपको सबको नोट्स दे रखे, तो हम नोट्स में ही डिटेल में पढ़ लेंगे। नॉन करेंट एसेट में टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी यहाँ पे इक्विटी आपके पास क्या है? 2 लाख के इक्विटी शेयर हैं, 8 रुपये वाले, जिसमें कि अभी तक 8 रुपये ही कॉल्ड अप है। इसका मतलब कंपनी ने अभी तक 2 रुपये कॉल नहीं करे हैं, 2 रुपये कंपनी के अभी भी अनकॉल्ड है, कंपनी उसको मंगा सकती है। ठीक है,
10% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी के पास में, और मतलब 80,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले। चलिए ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी के पास बहुत सारा डेफिसिट इकट्ठा हुआ है, मतलब 1 लाख का लॉस हो रखा है। 12% डिवेंचर है 1,30,000 के, लोन है कंपनी के ऊपर 3,20,000 रुपये का, ट्रेड पेबल्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लैंड बिल्डिंग प्लान मशीनरी गुडविल है कंपनी के पास। ठीक है। सिंपली द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वाज अप्रूव्ड एंड कंफर्म्ड बाय द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के पास जाते हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए एंड कोर्ट अप्रूव करता है कि हाँ आप ये चीजें कर सकते हो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर अरियर ऑफ इंटरेस्ट, अरियर ऑफ डिविडेंड सॉरी, तो उन्होंने अपना डिविडेंड छोड़ दिया है। ठीक है। आपको मैं एक चीज बताऊं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो रिकॉर्ड ही नहीं, आपने कहीं बैलेंस शीट में पूरे में पढ़ा, कहीं पर भी आपको लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में दिख रहा हो डिविडेंड पेबल, तो मतलब ये केवल एक ओरल बात होती है, इसमें डीड मतलब उनके साथ में एग्रीमेंट हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं हमको अपना डिविडेंड, हम अपना डिविडेंड छोड़ रहे हैं, इसके लिए कोई एंट्री नहीं पास करनी होती है। तो नो जर्नल एंट्री फॉर दिस। ओके। अनकॉल्ड कैपिटल, मैंने कहा था कंपनी के जो 2 रुपये हैं उनको कंपनी कॉल करेगी, तो कंपनी उसको कॉल कर रही है, और ऊपर से कंपनी इसकी डिनोमिनेशन को भी चेंज करके 6 रुपये का एक शेयर कर रही है। चलिए ठीक है। 12% डिवेंचर होल्डर्स को कंपनी कह रही है कि आप 65,000 रुपये एक्सेप्ट कर लो, और बदले में हम आपके डिवेंचर होल्डर का जो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है वो हम 14% कर रहे हैं, कितने से 12 से 14% का हम आपका कर रहे हैं, लेकिन आप 65,000 एक्सेप्ट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास डिवेंचर 1,30,000 के थे, इसका मतलब कंपनी उसको आधा पैसे एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पेबल आर टू बी फॉरगो 20% ऑफ देयर क्लेम, अगर ट्रेड पेबल से उनको 20% निकाल के हमारा फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक ले लेगा हमसे, फुल सेटलमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप ध्यान से देखो कि बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख का, मतलब आपको कर्जा 1 लाख का चुकाना है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं 80,000 की, इसका मतलब आपका यहाँ पर भी 20,000 का फायदा हो रहा है, क्योंकि आपका आपकी इन्वेस्टमेंट पूरा बैंक आपकी एक्सेप्ट कर रहा है 20,000 कम पैसे में। इन्वेंट्री को आपको बढ़ाना है, आर ओवर वैल्यूड मतलब उसको आपको ठीक करना है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि आपकी इन्वेंट्री फालतू काउंट हो रखी है 1 लाख रुपए, तो उसको आपको रिड्यूस करना है, और प्लान मशीनरी को भी आपको नीचे लेकर के आना है 4 लाख तक। इसका मतलब आपके पास प्लान मशीनरी कितनी है, 6 लाख की है, मतलब 2 लाख रुपए से आपको उसको कम करना होगा। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आपको बनाना है 5% का, वो हम बना लेंगे। लोन जो है वो लोन जो भी लोन जिससे भी लिया हुआ है हमने, उसको हमने बोला है कि आप भाई 2,20,000 रुपये एक्सेप्ट कर लो, बदले में हम आपको 14% वाले डिबेंचर्स हम आपको दे देंगे। ठीक है। राइट ऑफ सरप्लस मतलब जो नेगेटिव बैलेंस है आपके P&L अकाउंट में, टू द एक्सटेंट द बैलेंस अवेलेबल इन द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और जितना आपके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पैसा बचता है उसको उठा के सारा का सारा आपको क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। गुडविल को आपको छेड़ना नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन ने बोला है गुडविल इज नॉट टू बी रिटन ऑफ, गुडविल को आपको राइट ऑफ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करते हैं बी पार्ट की, कि आपके जो अनकॉल्ड कैपिटल है उसको आप मंगाने जा रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड। ठीक है ना, आप लोग ये लिख लेते हैं हमेशा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड। ठीक है। तो आप पहली एंट्री क्या पास करने जा रहे हैं, आपकी पहली एंट्री होगी कि आपने इक्विटी शेयर की जो फाइनल कॉल ड्यू थी उसको आप मंगा रहे हो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर आपके पास ये पैसा आ जाएगा, पहले ड्यू फिर पेमेंट रिसीव्ड। कितना पैसा आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये था आपका 2 रुपये इंटू कितने शेयर पे, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, 2 लाख। ओके। 2 रुपये इंटू 2 लाख, मतलब कि आप 4 लाख रुपए यहाँ पे मंगा लोगे।
ये 2 एंट्री आपकी बी पार्ट की हो गई। ओके, अभी हम करने जा रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन तो अगले पेज पर है, मैं बार बार ऊपर क्यों कर रहा हूँ, ये तो देखिए सी पार्ट। 12% वाले डिबेंचर होल्डर को, नहीं डिनोमिनेशन भी चेंज करनी है, सॉरी 10 रुपये का शेयर था, उसको 6 रुपये का बनाना है, तो ये भी आपका बी पार्ट के अंदर ही आएगा, 3 एंट्री। तो कैसे करेंगे हम, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें कम करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 वाली डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹6 ईच वाले टू जो भी आपका फायदा हुआ वो अपने रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में डाल देना। मतलब आपके पास थे 2 लाख शेयर थे, 2 लाख इंटू 10 मतलब 20 लाख रुपए के शेयर थे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, 2 लाख इंटू 6 कर देना है, मतलब 12 लाख के कर देंगे, तो साफ साफ आपके पास जो 8 लाख का फायदा हुआ है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे 4th एंट्री। अभी जो 4th एंट्री है वो यहाँ से पढ़ते हैं सी पार्ट में, कि जो 12% के डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको हमने 65,000 की बोला कि 14% के करवा लो, तो मतलब 12% वालों को तो पूरा खत्म ही कर देना है अब हमको। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, अब इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 14% डिवेंचर में, ओके। और जो भी आपका फायदा हुआ वो कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि 1,30,000 के डिवेंचर थे, आपने उनको 65,000 देके और 65 उनको फायदा करा, मतलब हमें अपना फायदा करा लिया, ठीक है। ये आपका सी पार्ट का हो गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ट्रेड पेबल टू फॉरगो 20% ऑफ देयर क्लेम। तो हम देखते हैं ट्रेड पेबल कितने के थे, ट्रेड पेबल 1,00,000 सॉरी 1,50,000 के थे। अब इस 1,50,000 का 20% कितना होगा, 1,50,000 का 20% होगा 30,000। अब इस 30,000 को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड पेबल को पहले रिड्यूस कर दो, देखो डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब वो कम हो रहे हैं। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू हमारा फायदा हो गया, फायदे के लिए हमने एक हाइपोथिकेटेड अकाउंट बना रखा है जो कि जिसका नेचर नॉमिनल नेचर है, तो उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं फायदे को 30,000 रुपीज़, ओके। अब हम नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, मतलब हमारी यहाँ तक हो गई है डी तक। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट। अच्छा, इसका मतलब हमारा ओवरड्राफ्ट कम हो गया, हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, मतलब उसको हम डेबिट कर देते हैं टू, हमने बदले में उनको दे दी इन्वेस्टमेंट्स, और 1,00,000 का था हमारा बैंक ओडी, सॉरी जिसके बदले में हमने उनको 80,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी और 20 का हमारा हो गया फायदा। और फायदा आप जानते हैं क्यों कहाँ जाता है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ये आपका ई पार्ट भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डू 7th पार्ट, इन्वेंट्रीज आर टू बी ओवर वैल्यूड। इसको हम देखते हैं, अभी घटानी है इसको हमको, हमें प्रोविजन भी बनाना है। हम ये लोन वाला कर लेते हैं पहले। लोन जो है वो सेटिस्फाई करना है 2,20,000, बदले में 14% डिवेंचर देंगे। मतलब लोन था कितने का हमारा, लोन था हमारा 3,20,000 का, हम उनको बोल रहे हैं कि भैया 3,20,000 के बदले में 2,20,000 रुपये ले लो, लेकिन उसके बदले में भी डिवेंचर देंगे हम आपको, ठीक है। तो इसका मतलब लोन को कर दो डेबिट और क्रेडिट कर दो इसमें 14% डिवेंचर्स, और फायदा डाल दो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। ये आपको मैंने एच पार्ट करा दिया। आप सोचो कि आपने ऐसे आगे पीछे क्यों करा दिया, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप चाहो तो आप सीरियल वाइज ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 रुपये मैंने सारी फायदे वाली चीज़ें पहले लिख ली, जिनमें रिकंस्ट्रक्शन मेरा क्रेडिट हुआ है, ठीक है। जब फायदे वाली चीज़ सारी होगी तो अब नुकसान वाली चीज़ करते हैं। तो नुकसान वाली क्या है हमारी, ये है एफ जी,
और ये आई। इसमें क्या है, इन्वेंट्री कम करनी है, प्लांट मशीनरी कम करनी है, डाउटफुल डेट बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी एफ जी और जी। 8 हेनरी हम एक ही में कर देंगे क्योंकि दोनों में ही कम करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन को करेंगे डेबिट, इसका भी अमाउंट नहीं भरेंगे हम, और इन्वेंट्री को कर देंगे क्रेडिट क्योंकि इन्वेंट्री से हमारी कम करनी है हमको 1 लाख से। प्लांट एंड मशीनरी मैंने आपको बताया था कि वो हमें कम करनी है 2 लाख से, क्योंकि 4 लाख यहाँ पे लिखा है कि इसको हमें 4 लाख तक लेकर आना है और वो हैं 6 लाख, मैं 2 लाख तक कम कर देना है। उसके बाद में हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसके ऊपर बनेगा, आप फटाफट से ऊपर जाइए, कितना परसेंट बनाना है, 5%। तो हम डेटर की तरफ चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल जो कि बैलेंस शीट में है, ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000 का। अब 4,20,000 के ऊपर 5% कितना आता है, इसके ऊपर 5% 21,000, तो वो आपको 21,000 रुपये का यहाँ पे प्रोविजन बना देना है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका रिकंस्ट्रक्शन कितना कितना क्रेडिट हुआ है उसको आप काउंट कर लो, ऊपर से लेके फर्स्ट एंट्री से थर्ड एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। एक मिनट, ये 8 लाख, फिर 65,000, फिर 30,000, मतलब 8,95,000, और ये 9,15,000 और 10,15,000। ठीक है, तो मतलब टोटल मिला के आपका 10,15,000 का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है डेप्ट। अब यहाँ पे कितना हो गया, ये 3,21,000। अब जो भी बैलेंस बच रहा है उसको आपको उसको लॉस राइट ऑफ करने के लिए बोला था ना आपका, तो बैलेंसिंग फिगर जो है अब यहाँ पे लॉस राइट ऑफ कर लीजिए, जो कि आ जाएगी आपकी 6,94,000। ये आपने क्या किया, बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया। ओके, तो ये था आपका बहुत ही सिंपल वाला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। अब आपको अगर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने के लिए भी बोले तो आप बहुत इजीली बना सकते हो। बताइए, बताओ, बनवाना हो तो मैं बनवा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको जर्नल एंट्री को देखते हुए बस यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आपका रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हुआ है उसमें आप क्रेडिट आइटम लिखते जाइए, जो जो आपका डेबिट हुआ है उसमें आप डेबिट लिखते जाइए। जैसे कि देखिए, शुरू से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल से मेरा ये हुआ, फिर डिबेंचर की वजह से हुआ, फिर ट्रेड पेबल की वजह से हुआ, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से हुआ, फिर लोन की वजह से हुआ। तो मैं इन सबको लिखता हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल की वजह से हुआ, 12% डिबेंचर की वजह से हुआ, ट्रेड पेबल की वजह से हुआ, लोन की वजह से हुआ, और बैंक ओवरड्राफ्ट की वजह से हुआ। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 लाख हुआ था, डिबेंचर में 65,000, ट्रेड पेबल में 20,000, 30,000 था, लोन में हुआ था 1 लाख का। अगर आपको याद आ रहा हो तो आप एंट्री देख लेना प्लीज़, क्योंकि आप साथ साथ करोगे तो आपको, आप मेरे साथ साथ ही करना ये एंट्री, रोक रोक के करना, बेशक पॉज करके, बट करना मेरे साथ ही। अब ये कहाँ, अब क्या क्या डेबिट हुआ है, इन्वेंट्री, प्लांट मशीनरी, प्रोविजन। अरे यार, इन्वेंट्री, प्लांट मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इन्वेंट्री हुई थी 1 लाख से, प्लांट मशीनरी हुई थी 2 लाख से, और ये हुआ था 21,000 से। बाकी हमारा P&L राइट ऑफ हुआ था 6,94,000। ये आपका बैलेंस मैच होना चाहिए, टोटल मैच हो जाना चाहिए, दैट्स इट। इतना इजी है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना भी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माय डियर। इट इज़ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, यू कैन डू इट इन अ वेरी सिंपल वे। ज़्यादा एंट्री नहीं है, हर एक की आपको ट्रांजेक्शन पढ़ते जाना है और एंट्री पास करते जाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।